अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि डोमेन होती क्या है। डोमेन जानवरों की क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा लेवल होता है, जैसे कि हमने टेक्सोनोमी रैंक्स में भी पढ़ा था। साइंसदान तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनके सेल टाइप्स की बुनियाद पर, इनके जो जीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, इनके सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से, इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इसी बुनियाद पर तमाम जानदारों को 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो कौन से हैं? डोमेन आर्किया है, इसके अलावा यहाँ पर डोमेन बैक्टीरिया है एंड डोमेन यूकरिया है। तो आज हम लोग यही सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कौन सी डोमेन सिस्टम क्या है और इसके अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो स्टडी किया गया है। सो आप लोगों ने मेरे यहाँ साथ रहना है, विदाउट स्किप किए आप लोगों ने मेरे साथ रहना है एंड तक, ताकि हम लोग इस पूरे टॉपिक को, ईच एंड एवरीथिंग को इस तरह से एक्सप्लोर कर सकें और इस तरह से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर डोमेन आर्किया कहता है दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब कहता है कि ये ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी सबसे पुराने या सबसे पहले आप लोग कह सकते हैं सबसे कदीम जानदार हैं। अब ये वाले इनको कदीम ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जब ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था ना, जब ज़मीन जो है वो धमाके से वजूद में आई थी, तो तब ये वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद थे या वजूद में आए थे। जब इसका ज़मीन का माहौल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, सख्त था, यानी कि इतना गर्म माहौल था यहाँ पर, तो ये तब भी सर्वाइव करते थे। इसीलिए जो है वो इन्हें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहा गया है, यानी ये सबसे ज़्यादा एंशियंट है या प्रिमिटिव हैं, सबसे पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। अब उसके बाद कहा जा रहा है दे आर प्रोकैरियोट्स बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन बट इज मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अब कहा जा रहा है कि ये हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स क्या, इसका क्या मतलब होता है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है। इनके अंदर अब न्यूक्लियस नहीं होता तो इनका डीएनए कहाँ पे होता है? जैसे कि जाहिर सी बात है कि जो हमारा डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होगा ना। तो इनके अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इनका जो डीएनए वो कहाँ पे होगा? इनका डीएनए जो है वो आज़ाद हालत में साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मूव कर रहा होगा, पाया जाता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बिल्कुल सादा होता है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी जो सेल वॉल होती है ना उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं होता। आम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, जो आम बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि ये जो होते हैं ना आर्किया, इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, ये एब्सेंट होता है। यही फ़र्क होता है बैक्टीरिया के अंदर और आर्किया के अंदर, यही चीज़ इन्हें बैक्टीरिया से अलग करती है। लेकिन अगर इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता फिर क्या चीज़ होती है? बट इज मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। लेकिन ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते बल्कि पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनकी सेल वॉल के अंदर पाई जाती हैं एंड इनकी सेल वॉल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि ये इतने ज़्यादा एक्सट्रीम माहौल में और गर्म माहौल के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसी वजह से इतने ये इनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना देती है उनके सेल्स को कि ये इतने ज़्यादा सख्त माहौल के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आरएनए रिजेंबल्स मोर टू द यूकैरियोट्स दैन टू द बैक्टीरिया। कहता है कि इनका जो आरएनए होता है ना, आरएनए इनका आरएनए बैक्टीरिया के मुकाबले में यूकैरियोट से ज़्यादा मिलता जुलता, ज़्यादा मुशाबह रहता है। जब साइंटिस्ट ने इनका आर्किया को लेकर इनका जब उन्होंने साइंटिफिक इनका तजज़िया किया, जब इनका जेनेटिक स्टडी किया, तो मालूम हुआ कि ये बैक्टीरिया से नहीं बल्कि इनका जो रिजेंबलेंस है, ये जो ये मिलते जुलते हैं, ये यूकैरियोट से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। यूकैरियोट्स हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं एंड जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। कहता है कि ये उनसे ज़्यादा जो है ये मिलते जुलते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से जो है इन्हें अलग डोमेन में रखा गया, क्योंकि इनके जो है वो बैक्टीरिया के साथ तो मिलते, इनकी मुशाबत है ही नहीं। क्योंकि बैक्टीरिया का हमने यहाँ पे पढ़ा कि उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि इनकी इससे बनी होती है। और बैक्टीरिया जो है वो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी उनका न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि ये यूकैरियोट्स हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। फिर उसके बाद है देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स यूनिक लिपिड्स व्हिच इनेबल देम टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स बट लाइक हॉट स्प्रिंग है, साल्ट लेक्स है, एसिडिक है और अल्कलाइन वाटर्स है। कहते हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, अब एक सेल वॉल है, दूसरी सेल मेम्ब्रेन है। अब इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक यूनिक किस्म का लिक्विड मौजूद होता है, लिपिड मौजूद होता है, यूनिक है, जो कि दूसरी किसी चीज़ में भी नहीं पाया जाता।
और ये बिल्कुल यूनिक होता है, जो कि उनको इनेबल यानी उनको काबिल बनाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकें। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा अगर सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा हीट है, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक माहौल बना हुआ है, या बहुत ज़्यादा अल्कनालिटी है, तो उस माहौल में भी ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ईजी तरीके से रह सकते हैं, वहाँ पर आर्किया जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। किसकी बदौलत? क्योंकि इनका सेल वॉल जो है वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का बना होता है, और उनके जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक यूनिक किस्म के लिपिड से बनी होती है, जो कि इनको चीज़ को जो है वो इनेबल बनाते हैं ताकि ये इतने एक्सट्रीम माहौल के अंदर भी इजीली से एग्जिस्ट कर सकें। होवेवर दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट लाइक सोइल एंड ओशंस। कहता है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माहौल में ही रही, बल्कि ये कॉमन इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो है सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर भी रह सकते हैं, एंड इसके अलावा ये समुद्रों वगैरह में भी पाए जाते हैं। यानी ये एक्सट्रीम प्लेसेस तक ही महदूद नहीं होते, बल्कि जो आम जगह होती है ना, जैसे सॉइल, मिट्टी वगैरह, तो उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, एंड ओशन जो जितने भी समंदर वगैरह होते हैं उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज द सल्फर एंड अमोनिया। अब यहाँ पर उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया जा रहा है कि वो खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक उनका ये बताया जा रहा है कि वो कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, और उनकी सेल वॉल के बारे में बताया गया है, ठीक है, उनके सेल वॉल के बारे में बताया गया है, एंड उनकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं। कहता है दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज द सल्फर एंड अमोनिया। अब वो सल्फर और अमोनिया से अपनी एनर्जी जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। अब इनको जो है वो केमोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी कि केमिकल्स को इस्तेमाल करके जो है वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। अब सल्फर भी एक केमिकल है एंड अमोनिया भी एक केमिकल है, एंड इन दोनों को यूज़ करते हुए ना वो अपनी एनर्जी बना रहे होते हैं। और जब इनको केमिकल्स के जरिए वो एनर्जी हासिल करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको फिर सनलाइट की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ही केमिकल्स हैं। देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। कहता है कि इनके जो कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ ग्रुप्स इनके ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सूरज की रोशनी को यूज़ करते हुए। लेकिन फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन के जरिए हमें ऑक्सीजन मिले, क्योंकि हमें सुनने को मिलता है कि जो पौधे हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, पौधों से हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है। लेकिन ये ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन उससे जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि बदले में ये सल्फर गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। एंड इसी प्रोसेस को एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बन पा रही होती। फिर उसके बाद है दिस इज वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। कहता है कि ये जो है ये एक ऐसा किंगडम है डोमेन आर्किया के अंदर, ये एक किंगडम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है, किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया बोल रहे होते हैं। यानी ये आर्किया की मुकम्मल बायोलॉजिकल कैटेगरी है, यानी इसको हम किंगडम आर्किया एक ही किंगडम में होते हैं, यानी बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन फिर भी उसको हम आर्कियोबैक्टीरिया बोल रहे होते हैं। इसमें आर्किया की तमाम इकसाम जो है वो शामिल होती हैं। फिर उसके बाद है यानी ये एंशियंट बैक्टीरिया, यानी पिछले ज़माने में उनको बैक्टीरिया कहा जा रहा था, लेकिन अब जब उन्होंने सही से स्टडी की तो उन्होंने बोला कि ये अलग से है और इसको नाम इसको आर्किया दिया था, इसलिए इसको आर्कियोबैक्टीरिया बोल रहा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इंक्लूड द मैथोजेंस प्रोड्यूस मीथेन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। अब कहा जा रहा है कि इसकी मिसालें बताई जा रही हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर किस तरह से अब ये जो डोमेन आर्किया है ना, उसकी उन्होंने एक किंगडम हमें बताया है, एक किंगडम बताया है, उसका नाम है आर्कियोबैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया के आगे हमें वो एग्जांपल बता रहा है कि वो मैथोजेंस हैं, ठीक है, मैथोजेंस उनकी एग्जांपल हैं। एंड इसके अलावा हेलोफिल्स हैं। हेलोफिल्स अब क्या होते हैं? हेलोफिल्स वो होते हैं फाउंड इन एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट, जो कि साल्टी इन्वायरमेंट्स के अंदर, यानी जहाँ पे ज़्यादा नमक और ज़्यादा इस तरह की साल्टी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे ये रह रहे होते हैं। एंड थर्मोफिल्स फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, यानी जो जड़ गरम गरम चश्मे होते हैं जिनके अंदर से धुआं निकल रहा होता है, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पर जो रह रहे होते हैं ना इस तरह के जो ये आर्किया है या जो बैक्टीरिया वगैरह है वहाँ पर। एंड एसिडोफिल्स जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो वो सारी इनकी एग्जाम्पल है। यानी मैथोजेंस हैं, फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, मैथोजेंस हैं जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड हेलोफिल्स जो कि हेलो से मुराद है अब हाई एंड फाइज यानी टेम्परेचर, एंड थर्मोफिल्स यानी जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड हेलोफिल्स जिनका जो है साल्टी इन्वायरमेंट होता है, एंड एसिडिटी से मुराद यानी उनके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसकी 4 एग्जाम्पल है, आप इसके अंदर कोई 2 भी चूज़ कर सकते हैं या कोई एक भी कर सकते हैं, किसके अंदर? डोमेन आर्किया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इनफ है, और यहाँ से आप इसकी कोई एग्जाम्पल उठा सकते हैं एक, बाकी ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं कि इसकी सेल वॉल किससे बनी
होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, एंड ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप लिख लेंगे तो एज इट इज़, तो दैट इज़ इनफ, एंड यहाँ पर आप लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ किंगडम आर्किया। अब हम शुरू करते हैं किंगडम बैक्टीरिया को। तो उसको देखिए, कहता है दिस डोमेन कंसिस्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब इस डोमेन में तमाम जो बैक्टीरिया होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो शामिल होते हैं, ठीक है। यानी ये जो है वो डोमेन बाकी डोमेन से जो अलग है, इसमें आम बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया जो है उसको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता था, एंड ये भी जो है वो फोटोसिंथेसिस वगैरह कर सकते थे, एंड ये ज़मीन पर ऑक्सीजन को हासिल करने वाले पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी वजह से ज़मीन पर जो है वो ऑक्सीजन पैदा होती थी। वो कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया। उसको आप लोग फिर लिख लीजिए कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता था। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स, इनको ये प्रोकैरियोट्स भी थे, यानी कि इनके अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता था, इनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता था। द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, इनको जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है ना, उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं, एयर के अंदर, एंड इन ऑल द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि ये वाले जो होते हैं ना, ये तमाम माहौल में पाए जाते हैं, जैसा कि तकरीबन हर जगह पे मौजूद होते हैं। जैसे कि ये मिट्टी के अंदर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, अगर पानी में देखें वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं, एयर में देखें वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं, एंड इवन के ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर भी ये जो है वो घुस जाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी ये थ्रू द वाटर, थ्रू द एयर ये घुस जाते हैं। दे आर यूनिसेलर। अब ये यूनिसेलर होती हैं, इनकी तमाम बॉडी जो है वो एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। एक ही सेल जो है वो इनकी पूरी बॉडी बना रहा होता है, पूरी ज़िंदगी के जो अफ़ाल हैं वो एक ही सेल जो है वो सरंजाम दे रहा होता है। मैनी लिव सोलिटरी ऑल्दो सम फॉर्म चेन्स क्लस्टर आर कॉलोनीज ऑफ द सेल्स। कहता है कि कुछ जो होते हैं ना सेल, बहुत से जो सेल होते हैं वो सोलिटरी, यानी कुछ जो है वो अकेले रहते हैं, सोलिटरी में रहते हैं, अकेले रहते हैं। आल्दो सम फॉर्म चेन्स, कुछ जो होते हैं वो चेन्स बना देते हैं। क्लस्टर यानी कि इस तरह से बड़े बड़े जो है वो गुच्छे बना देते हैं, कॉलोनीज बना देती हैं, ठीक है। यानी कि कुछ जो है वो अकेले रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, यानी बड़ी बड़ी कुछ जो है वो बड़ी बड़ी चेन्स जंजीरें बना देते हैं, कुछ बड़े बड़े क्लस्टर गुच्छे बना देते हैं, कुछ जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ये उनकी अरेंजमेंट की या उनकी सर्वाइवल में उनको मदद देता है। फिर उसके बाद है मोस्ट और हाइड्रोट्रॉफिक। कहता है कि कुछ जो होते हैं ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। बट सम हैव क्लोरोफिल, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एंड कैरियर फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर अब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया जा रहा है कि वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, लेकिन कुछ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दिस डोमेन कंटेन्स द किंगडम यूबैक्टीरिया। अब इसके अंदर यानी डोमेन है ना, डोमेन के आगे फर्दर किंगडम होंगी, तो डोमेन बैक्टीरिया की जो किंगडम होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द किंगडम यू बैक्टीरिया। अब पिछले में जो है वो किंगडम आर्किया के अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर उसकी किंगडम क्या पढ़ी थी? आर्चियो बैक्टीरिया, ठीक है, आर्चियो बैक्टीरिया। लेकिन इसके अंदर क्या है? यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया को जो है वो ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जा रहा होता है। फिर उसके बाद है सम बैक्टीरिया काज डिजीज। कहता है कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि डिजीजेज यानी कि जो बीमारियों हैं उसका भी सबब बन रहे होते हैं, यानी तमाम जो होते हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होते, कुछ नुकसानदेह भी होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, इसके अलावा टीबी है, कॉलरा वगैरह है। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं ये भी बैक्टीरिया ही फैला रहे होते हैं। फिर है मैनी बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तमाम बैक्टीरिया नुकसानदा भी नहीं होते, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, जैसे कि डाइजेशन में मदद दे रहे होते हैं। इसके अलावा खुराक बनाने में, जैसे कि दही वगैरह हम बनाते हैं तो उसके अंदर, ठीक है, तो इसके अलावा कुछ होते हैं खुराक बनाने के अंदर, जैसे कि बियर है, जैसे कि इसके अलावा वो पनीर वगैरह है, ठीक है, तो उसके अंदर मदद दे रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि माहौल को साफ करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फिर है कहता है कि डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। के जो हमारे डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि ये ऐसे होते हैं जो कि मुर्दा जानवरों और पौधों को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि माहौल को साफ कर देते हैं ना, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, यानी कि उनसे अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। तो इससे जो है वो फिर इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोबारा मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ये जो प्रोसेस है ये न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग कहलाता है, ठीक है।
अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो ज़मीन जो है वो मुर्दे मादों से भर जाए और ख़राब हो जाए, तो उससे जो है वो वायरसेस वगैरह फैल जाएँ। लेकिन इसलिए ये जो इकोसिस्टम है उनके हीरोज़ भी कहलाते हैं, यानी ये हमारी इकोसिस्टम को साफ़ करते हैं। सो ये था डोमेन आर्किया बैक्टीरिया एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लास्ट वाली डोमेन है, दैट इज़ द डोमेन यूकरिया, और उसको देख लेते हैं अब यहाँ पर। कहता है द डोमेन इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। अब ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक बताई है ना हर एक की, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, कौन जो है वो ऑटोट्रॉफ है, कौन जो है वो हमारे पास यहाँ पर है जिनके अंदर जो है वो यूकैरियोट है, कौन जो है वो प्रोकैरियोट है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखी है, यही इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब डोमेन यूकरिया जो है ना, अब ये सबसे एडवांस डोमेन है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल किए जाते हैं जिनके जो सेल वॉल्स होते हैं ना वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और इनके जो अंदर जो है वो इनकी जो सेल वॉल होते हैं ना वो ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, एंड ये यूनिसेलर होते हैं, यानी इनकी तमाम बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है। और इसके अलावा इन पर जो है ना मल्टी सेलर यूकैरियोट्स, यानी कुछ जो है वो यूनिसेलर होते हैं लेकिन कुछ जो है वो मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, यानी जो जिनके अंदर अपना न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, और ये मल्टी सेलर यानी इनके अंदर ज़्यादा किस्म के सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो सारी सी बात है फिर इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनेलिज वगैरह भी मौजूद होंगी। दे हैव कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स विद न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने भी आपको शुरू से, मैं जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ तब तक समझा रही हूँ कि जो मल्टी सेलर होगा ना, मल्टी सेलर का मुराद यही है कि ज़्यादा टाइप्स के सेल्स होंगे। जब ज़्यादा टाइप्स के सेल्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस हैं, इस तरह से प्लास्टिड्स हैं, तो वो ज़रूर बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब इसके अंदर ये वाले जो डोमेन यूकरिया है ना, ये सबसे एडवांस डोमेन है, और इसके अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जिनके सेल वॉल जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इनके सेल वॉल जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और इनके सेल के अंदर एक वाज़ा न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, जैसे कि यानी मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होती हैं, एंड जैसा कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सब्सटेंस वगैरह को बनाने और मुंतकिल करने में, एंड इसके अलावा जो गोल्गी ऑपरेटस है वो पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होती है ना, ये सेल को बेहतर बनाने में एंड उसको अच्छे तरीके से बेटर परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसी वजह से जो यूकरिया है ना वो ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड एडवांस्ड वे होते हैं। एंड ये बैक्टीरिया और आर्किया से कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर होते हैं, और इसीलिए जो है इनको ज़्यादा एडवांस्ड लेवल तक कहा जाता है। अब इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो एग्जांपल है उसके अंदर आ जाता है किंगडम। इसकी जो किंगडम है ना उसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है एंड एनिमिलिया है। तो ये सारी जो 4 किंगडम्स ये इसी के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने हर एक डोमेन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, एंड उसके अंदर उसका एक एक डोमेन पढ़ी। जैसे कि इसकी हमने डोमेन की इसका एक किंगडम पढ़ा जो कि क्या था, आर्शियोबैक्टीरिया था, एंड इसके अंदर हमने इसका एक किंगडम पढ़ा वो क्या था, यूबैक्टीरिया था। इसके हमने 4 किंगडम्स पढ़े। ठीक है, तो ये आप लोगों ने हर एक की कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने हर एक की 4 कैरेक्टरिस्टिक लाजमी याद रखनी है। फर्स्ट वाली ये कि आया कि वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। सेकंड वन इज दैट कि वो जो है वो मल्टीसेलर है या यूनिसेलर है, एंड थर्ड वन इज दैट कि वो जो है अपनी खुराक खुद से बनाता है, यानी कि ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। एंड फोर्थ वन इज दैट कि उनके हर एक की किंगडम्स आप लोगों ने याद रखने हैं। एंड एक और चीज़ कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है, यानी वो अपनी खुराक किस तरह से हासिल करता है। तो ये चीज़ें थी 5 चीज़ें जो कि आपने हर पॉइंट के अंदर करनी है। ठीक है, एंड यही 5 पॉइंट्स अगर आप इन तीनों के कर लेते हैं तो आप लोगों के हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अब आप लोगों को इसके अंदर से जो शॉर्ट एंड लॉन्ग पूछे जा सकते हैं वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया, या यहाँ इस तरह आ सकता है कि राइट द 3 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। तो इस तरह से आप लोगों को शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसके रिलेटेड हर चीज़ आपको क्लियर हो गई हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।